Bismillahirrahmanirrahim. My name is Isha Turazi and added number is 18, added 1910. Our group number is group 17 and our topic is microbiology of meat. Our main topic was divided into 4 members. My topic is growth of microorganisms in meat and second one is factors affecting microbial growth. Starting from growth of microorganism in meat. Meat is an ideal food for the number of microorganisms because of its high moisture content, richness in nitrogenous components in meat with various degree of complexity, high amount of minerals and various growth factors. It also contains fermentable carbohydrate that is glucogen and favorable pH range which suits most of the contaminating microorganisms. As meat has various qualities which are favorable for the growth of microorganisms, so the microorganisms are variously found in the meat. जो pH रेंज होती है वो भी मीट की सूटेबल होती है, लिहाजा मीट के अंदर बहुत से माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं. The growth of microbes in meat is governed by the number of intrinsic and extrinsic factors. Fresh meat has high water content that is favorable for the growth of microorganisms. ग्रोथ जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो बहुत इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जो वाटर कंटेंट होता है मीट का वो फ्रेश मीट में काफ़ी हाई होता है. इट आल्सो जनरली कंटेन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग दोज दैट कैन कॉज डिजीज. द एनिमल्स नेचुरली कैरी बैक्टीरिया स्पीशीज लाइक Salmonella and E. coli and their intestine and raw meat can become contaminated during slaughter process. फ्रेश मीट के अंदर हाई कंटेंट होती हैं वाटर की और जनरली बैक्टीरिया जो उसके अंदर रह रहे होते हैं ग्रो कर जाते हैं मीट के अंदर वो सैल्मोनेला है, ई कोलाई टाइप बैक्टीरिया जो हैं वो ग्रो करते हैं मीट के अंदर. फिर नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो उसमें आती हैं पीएच रेंज आ जाती है, वाटर एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, न्यूट्रिएंट कंटेंट, एंटीमाइक्रोबियल कंटेंट, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर. और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज या टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट भी हम कह सकते हैं इसको, प्रेजेंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इन द एनवायरनमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ फूड एंड स्टोरेज एनवायरनमेंट. पहले इंट्रिंसिक फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच. Most bacteria grow best at the neutral or weakly alkaline pH, usually between 6.8 and 7.5. Some bacteria can grow within a narrow range of 4.5 and 9.0. Example इसकी सैल्मोनेला आ जाती है. बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं लेकिन कुछ 6.8 और 7.5 के दरमियान वाली पीएच पे भी ग्रो कर जाते हैं. अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पेशली यीस्ट एंड मोल्ड्स एंड सम बैक्टीरिया ग्रो विद इन वाइड रेंज ऑफ पीएच. मोल्ड या फिर यीस्ट वगैरह के लिए वाइड रेंज ऑफ पीएच अवेलेबल होती है, वो उसको अवेल कर लेते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू ग्रो इन एसिड एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एसिडोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं उनको हम एसिडोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहते हैं. एग्जाम्पल अगर देखिए, मोल्ड ग्रो बिटवीन 1.5 to 11 पीएच बताई हुई है. यीस्ट ग्रो बिटवीन 1.5 and 8.5. ई कोलाई ग्रोज बिटवीन 4.4 to 9.0 and salmonella grows between 4.5 to 8.8. Second one is water activity. The effect of moisture is in terms of water activity, the amount of free water available in the food medium. वाटर एक्टिविटी से मुराद होता है कि कितनी अमाउंट फ्री वाटर की अवेलेबल है जो फूड मीडियम है उसमें. The amount of free water is important for the growth of microorganisms. If there is lack of free water, microorganism will not grow. अगर free water available नहीं होगा फूड के अंदर तो microorganisms grow नहीं कर सकेंगे. Water activity of raw meat is about 0.95. Growth of microorganism is greatly affected by the level of water activity in the food. Raw meat की जो water activity होती है वो तकरीबन 0.95 होती है. Inhibition of growth occurs if the water activity for the food is lowered beyond an organism's level of water activity that is necessary for growth. अगर जो वाटर एक्टिविटी है फूड की वो इतनी लो हो जाए कि इस जो लेवल चाहिए होता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स को वाटर एक्टिविटी का ग्रो करने के लिए, अगर उससे भी ज़्यादा लो हो जाए फूड की वाटर एक्टिविटी तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रिडॉक्स पोटेंशियल दैट इज रिडक्शन potential. It has a big influence on microorganisms. Tissues respiration continues after death and uses up
ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जिस वक्त डेड हो जाती है एनिमल, तो उसके बाद जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है विद इन टिश्यूज वही यूज अप हो रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। फाइनली ऑक्सीजन टेंशन विल फॉल, द इनर साइड ऑफ मीट विल बिकम एनारोबिक। और जब सारी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसके बाद एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा टुगेदर विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। द बल्क ऑफ मीट बिकम एनारोबिक एक्सेप्ट ऑन द सरफेस, लिटिल growth of microorganism may be observed. Next is nutrient content. Microorganisms require protein, carbohydrate, liquid and water, energy, nitrogen, sulfur, phosphorus, vitamins and minerals for growth. Various foods have specific nutrients that help in microbial growth. मीट के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं उनको कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ के लिए। Foods such as milk, meat and eggs contain number of nutrients that are required by the microorganisms. जैसे मीट है, मिल्क है, एग्स है, इनके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल साबित हो रहे होते हैं। एंटीमाइक्रोबियल कंटेंट। एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रक्चर इन फूड इनहेबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। एंटीमाइक्रोबियल कंटेंट्स वो होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। वेरियस फूड्स हैव इनहेरिट एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक्स सच एज इनहिबिटर्स लाइक लेक्टिनिन है एंड एंटी कोलिफॉर्म फैक्टर्स इन मिल्क एंड लाइजोम्स इन एग। कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे एग्स के अंदर लाइजोम्स या फिर मिल्क के अंदर एंटी कोलिफॉर्म होते हैं। ये जो कंटेंट्स होते हैं ये माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, इसलिए इनको एंटीमाइक्रोबियल कंटेंट्स बोलते हैं हम। नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सम फूड्स हैव बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल एंट्री। जिस तरह के हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे पास फूड्स के अंदर कुछ माइक्रोबियल जो कुछ ऐसे एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, एंटीमाइक्रोबियल कंटेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। इसी तरह एक चीज़ ये भी है कि फूड्स में एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जो माइक्रोबियल की एंट्री होती है, माइक्रोब्स की एंट्री को रोक रहे होते हैं। उसकी वजह से माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते फूड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मीट हैज fascia, skin and other membranes that prevent microbial entry. Eggs have shell and inner membranes that prevent yolk and egg white from infection. कुछ एग्जाम्पल दी है जैसे मीट की और एग्स की कि इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइक्रोब्स की एंट्री को रोकते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो सकती। सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर। उसमें सबसे पहले टेम्परेचर आ जाता है। द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। Various microorganisms are able to grow at certain temperature and not others. Bacteria can therefore be divided into the following groups depending upon their optimum temperature of growth. बताया कि बहुत से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। कुछ जो है वो वाइड रेंज, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक उनके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी पे वो ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेंगे। टेम्परेचर के हिसाब से हमने बैक्टीरिया को जो है वो डिवाइड किया है फॉलोइंग ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। दीज ग्रो बेस्ट एट अबाउट 20 डिग्री सी बट आल्सो डाउन टू -10 डिग्री सी इन अनफ्रोजन मीडिया। जो साइक्रोफिलिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। 20 डिग्री से लेकर -10 तक इसकी रेंज होती है, लेकिन -10 पे भी ये है कि जो मीडिया है हमारा वो अनफ्रोजन होना चाहिए, फ्रीज्ड मीडिया नहीं होना चाहिए। Second one is mesophilic bacteria. These microorganisms grow between 25 degrees C and 40 degrees C with an optimum growth temperature close to 37 degrees C. Optimum इसकी जो growth temperature है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। Third one is thermophilic bacteria. These grow at temperature above 45 degrees C. Often their optimum growth temperatures are between 50 degrees Celsius and 70 degrees Celsius. Second point is concentration of gases in the environment. This relates to the presence and concentration of gases in the food environment. Various microorganisms require for growth entire high oxygen tension, low oxygen tension or absence of oxygen. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। कुछ को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, कुछ को लो अमाउंट चाहिए होती है, और सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं होती। Some microorganisms may grow either in high oxygen tension or in absence of oxygen.
Third one is relative humidity. Relative humidity is the amount of moisture in the atmosphere or food environment. Foods with low water activity placed at high humidity environment take up water, increases their water activity and get spoiled easily. Relative ह्यूमिडिटी से मुराद है कि हम जो एटमॉस्फेयर का है मॉइस्चर है और जो हमारे जो फूड है उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसके फ़र्क को हम बोलते हैं. अगर ऐसा होता है कि हमारी जो फूड है वो ड्राई है लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिड है तो उसकी वजह से जो फूड है वो अपनी इन्वायरमेंट से वाटर टेकअप कर लेती है और फूड जो है वो इजीली स्पॉइल हो जाती है. Example दिए dry grains stored in an environment with high humidity will take up water and undergo mold spoilage. जैसे कि हमारे पास ग्रेन्स होते हैं अगर वो हमने ड्राई करके रखे हैं लाइक उनमें कोई मॉइस्चर कंटेंट मौजूद नहीं है लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट हमने उसको दिया है वो ह्यूमिड है तो जो ग्रेन्स हैं वो वाटर अपनी एनवायरनमेंट में से अब्जॉर्ब कर लेंगे और वेट हो जाएंगे और उसके बाद मोल्ड स्पॉइलेज हो जाएगी ग्रेन्स में. थैंक यू.